नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। मुझे पता है कि ये वाली मेरी वीडियो बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स देखने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो जर्नी है आयुर्वेद के अनुसार वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस किस नाम से संबोधित किया जाता है या फिर किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और उसकी आयुर्वेदिक क्या मैनेजमेंट हो सकती है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को परमानेंटली ठीक करे। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस को आयुर्वेद में पित्तज ग्रहणी, रक्तज अतिसार या फिर रक्तज प्रवाहिका, इन तीनों भी नामों से डायग्नोस किया जाता है। वो डिपेंड करता है उस पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। जिन पेशेंट्स में केवल एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है और डायरियाटिक स्टूल है, उन पेशेंट में कोलोनोस्कोपी करने के बाद भी आईबीडी डिटेक्ट हुआ है या फिर डायग्नोस हुआ है, वो पेशेंट हम एज अ डायग्नोसिस पित्तज ग्रहणी के अनुसार मानते हैं। जिन पेशेंट में स्टूल के साथ साथ म्यूकस भी आ रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है, उन पेशेंट को हम रक्तज प्रवाहिका कंसीडर करते हैं। और कुछ पेशेंट्स में केवल डायरियाटिक स्टूल, फ्रीक्वेंट डायरियाटिक स्टूल, जिनमें ब्लीडिंग भी है, उनमें बर्निंग सेंसेशन भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, एपेटाइट भी कम हो रहा है, मतलब जो सीवियर कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स की, उस कंडीशन में हम उनको रक्तज अतिसार नाम से डायग्नोस करते हैं। ये तीनों ही अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से ही जाने जाते हैं। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हर एक व्यक्ति में अगर हमने कोलोनोस्कोपी की तो उनके डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उनके कोलोनोस्कोपी के इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। जैसे कुछ लोगों में प्रोक्टाइटिस से स्टार्ट होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वो बढ़ते बढ़ते प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस में कन्वर्ट होता है, वही वो डिसेंडिंग कोलोन में और ज्यादा बढ़ गया तो वो डिस्टल कोलाइटिस कहलाता है, वही वो ट्रांसवर्स कोलोन में आ गया वो एक्सटेंसिव कोलाइटिस कहता है। अगर वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करता है तो उसे पैनकोलाइटिस बोलते हैं। और इन कंडीशन में उस पेशेंट की, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट की एग्रीवेशन बढ़ती जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति प्रोक्टाइटिस अवस्था में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो उनके सिम्टम्स तो कभी उत्पन्न नहीं होंगे ज्यादा, साथ ही साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस परमानेंटली ठीक होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने या फिर प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस या फिर डिस्टल कोलाइटिस या फिर एक्सटेंसिव कोलाइटिस के पेशेंट में आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही अधिक जल्दी लाभ देना शुरू कर देती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रोक्टाइटिस का एरिया है, यहाँ पे इनिशियल स्टेज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यही वो ऊपर तक बढ़ गया, दैट इज प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। यही अगर वो डिसेंडिंग कोलोन से बढ़ने शुरू हो गया, दैट इज डिस्टल कोलाइटिस, वही ट्रांसवर्स कोलोन में आ गया, मतलब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या फिर उसकी अल्सरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव कोलाइटिस, वही वो पूरे ही कोलोन को अगर कैप्चर कर चुका है तो वो पैनकोलाइटिस। इन सभी अवस्था में हर पेशेंट में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स रहते हैं सीवियरिटी के अनुसार। तो अगर इनिशियल कंडीशन में, मतलब प्रोक्टाइटिस इस अवस्था में ही अगर पेशेंट ने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया तो उनको इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और आयुर्वेदिक डाइट और आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस परमानेंटली ठीक हो जाता है। सेम कंडीशन प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस में भी होता है और डिस्टल कोलाइटिस में हो जाता है। समहाउ एक्सटेंसिव कोलाइटिस और पैनकोलाइटिस एक सीवियर कंडीशन है उस अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट की। इस कंडीशन में उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक डाइट के साथ साथ उनको पंचकर्मा की भी नीड पड़ना शुरू हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपकी प्राइमरी अवस्था में ही, मतलब प्रोक्टाइटिस इस अवस्था में ही अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते तो आपको इमीडिएटली और परमानेंट रिलीफ मिल जाता है आपके सिम्टम्स में भी और उस डिजीज में भी। जो अगर आपको पैनकोलाइटिस हुआ है और पैनकोलाइटिस की अवस्था में आप उसको मेडिसिन देके सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे किसी भी मेडिसिन से, इंटेक ऑफ स्टेरॉइड से, किसी भी तरीके से, वो कुछ पेशेंट में एक यूनिक कंडीशन क्रिएट करता है जिसे बोला जाता है बैकवॉश इलियाटिस। मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, टर्मिनल इलियम में, जहां पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट करते हैं, मतलब अल्सरेशन क्रिएट करता है, दैट इज द बैकवॉश इलियाटिस। यहाँ तक जाके आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ सकता है और इट इज द मोस्ट सीवियर कंडीशन जहाँ पे पेशेंट को रिवर्स करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इन सभी कंडीशन में से किसी भी व्यक्ति को अगर प्राइमरी सिम्टम्स के साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है तो उस पेशेंट को बड़े ही तत्काल में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होना शुरू हो जाता है। किसी भी पेशेंट में एक्सटेंसिव कोलाइटिस या फिर पैनकोलाइटिस या फिर बैकवॉश इलियाटिस, ये कंडीशन जब स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में
हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद ही उनके सिम्टम्स में रिलीफ आना शुरू हो जाता है और उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस अच्छे से मैनेज होना शुरू हो जाता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को आपको परमानेंटली ठीक करना है तो पैन कोलाइटिस की प्रीवियस अवस्था में अगर आपका डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, तो आप इमीडिएटली आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उससे आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस परमानेंटली ठीक होगा। मेरे पास आने वाले बहुत सारे पेशेंट एक सीवियर कंडीशन में आ जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अगर उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस प्राइमरी कंडीशन में ही डिटेक्ट हुआ या फिर डायग्नोस हुआ है तो उन्होंने इमीडिएटली आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक डाइट लेना शुरू करना चाहिए, जिससे हम इमीडिएटली उसे कंट्रोल करके उसको मैनेज कर पाएंगे और उसको परमानेंटली ठीक भी कर पाएंगे। अदरवाइज जब भी ये एक्सटेंसिव या फिर सीवियर कंडीशन में चला जाता है, वहां पे उस पेशेंट को समय भी लगता है, उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स होना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उनमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जाके उनके सिम्टम्स में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मैं इसी अल्सरेटिव कोलाइटिस की आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताने जा रहा हूं, जिसमें डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा में डिटेल जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ अगले वीडियो में जरूर बने रहें। धन्यवाद।